आज हम कला संस्कृति के लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। आज पहला चैप्टर देखेंगे। ये नोट्स पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा सकते हैं और हालांकि ज़रूरत नहीं होगी इसकी। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में ना कोई लिखित साक्ष्य है ना कुछ, और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है जैसे कि लिपि वगैरह, पर वह पूर्ण रूप से पढ़े नहीं गए हैं। और ऐतिहासिक काल में दोनों ही अवेलेबल हैं, लिखित दस्तावेज भी, और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल अत्यंत प्राचीन अतीत यानी कि बीते हुए काल को, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस आरंभिक विकास के युग को पुराना पत्थर काल भी कहा जाता है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को ही प्राक इतिहास और पुराना पत्थर का काल भी कहा जाता है। अब प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक है द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, इसमें इसका उपयोग किया था सर्वप्रथम। अब भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो 1867-68 में पुरातत्वविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। कब? 1867-68 में किसने की थी? पुरातत्वविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने। शैल चित्रों की खोज भारत में स्पेन में हुई अल्तामिरा की खोज से भी 12 वर्ष पूर्व हो गई थी। शैल चित्रों के अवशेष कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, लखुड़ियार और उत्तराखंड व बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं में दीवारों पर पाए गए हैं। किसके? शैल चित्रों के अवशेष। शैल चित्रों के विषय क्या थे? तो आखेट, शिकार के दृश्य, मनुष्यों की गतिविधियाँ, जानवरों के चित्र, रोजमर्रा के जीवन के दृश्य, वृत्त, वर्ग, आयात जैसी ज्यामितीय आकृतियाँ। यानी कि हम देखते ना कि छोटे बच्चों को भी अगर अपन कुछ पेन पेंसिल पकड़ा दे तो वैसे कुछ भी निशान बना देंगे, वैसे ही इनका भी था कि ये कुछ भी ऐसा जो भी उनके दिमाग में रहता था। कहीं शिकार कर रहे तो उनका चित्र बना दिया, रोज़मर्रा में जो भी वो काम कर रहे उनका बना दिया, इस तरीके से। अब भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पूरा पाषाण के हैं। हमने देखा ना कि जो ये था, रुको आपको बता देती हूँ इसमें। प्रागैतिहासिक काल में 3 भागों में बटा है। तो पूरा पाषाण काल में उच्च पूरा पाषाण काल है, इसमें मिले हैं हमें। इन दो निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में इतने नहीं मिलते हैं। ये मैंने पहले प्रैक्टिस की है कि आपको किस तरीके से सही से बता सकूं, इसलिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब कार्कबर्न, एडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। ठीक है, अब शैल चित्र के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है अपना लखुड़ियार। लखुड़ियार का अर्थ है 1 लाख गुफाएं स्थान। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के बारेछीना ग्राम में सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुड़ियार में शिलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं? उत्तराखंड राज्य है, उसमें एक अल्मोड़ा जिला है, वहाँ पर एक बारेछीना गांव है, वहाँ पर सुयाल नदी के किनारे स्थित है लखुड़ियार। अब लखुड़ियार में 3 प्रकार के चित्र पाए गए हैं। इनको 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला है मानव चित्र, दूसरा पशु चित्र और तीसरा है ज्यामितीय चित्र। मानव चित्र सफ़ेद, काले व लाल रंगों के हैं। मनुष्यों को छड़ी के जैसा बताया गया है। मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है, ये बहुत ही ज़रूरी है। मानव आकृतियों को ऐसे नाचते हुए दिखाया गया है। और पशुओं में लंबे थूतन वाला जानवर दिखाया गया है और एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली बताई गई है। तो कई रंगों वाली छिपकली का चित्र कहाँ पाया गया है? तो ये है लखुड़ियार में। ये सब इनके पशुओं के चित्रकारी के विषय रहे हैं। और ज्यामितीय आकृतियों में लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ हाथ पकड़कर ये डांस कर रहे हैं। यानी लखुड़ियार का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? हाथ पकड़कर नाचते हुई मानव आकृतियाँ इस प्रकार से। ठीक है, ये हम बचपन में भी ऐसे बना लिया करते थे, तो वही है जो अपने विचार आए हैं वही। अब रंग, यहाँ पर रंग कौन से और कैसे यूज में होते थे? तो कुछ चित्र पहले से बने हुए होते थे
वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उनके ऊपर लाल रंग के चित्र बनाए गए, अतः अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए। अब ऐसा क्यों, हम भी देखते हैं जब हम कुछ भी ड्राइंग करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता तो फिर से उसको साफ कर देते हैं और फिर से बनाते हैं। ये क्या करते थे कि सबसे पहले उन्होंने काले रंग का कुछ बनाया चित्र, उनको जैसे मान लो पसंद नहीं आया तो उसी पर लेप करके वापस लाल रंग का बना दिया, वापस उसी पर सफ़ेद रंग का बना दिया। तो इस तरीके से ये करते थे, यानी कि परतों पर काम चलता था। उसी पर दूसरा चित्र बनाया, तीसरा चित्र बनाया, इसी प्रकार, या फिर उनके पास इतना स्पेस नहीं होगा इसलिए। तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों में नवपाषाण काल के चित्र पाए गए हैं। कहाँ? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों में। अब यहाँ के प्रमुख स्थल कौन से हैं? कूपगल्लू, पिकलीहाल और टेकलकोटा। अब कूपगल्लू का प्रमुख चित्र है बड़े बड़े अंगों वाला कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते दिखाया हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस क्षेत्र के में बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। तो ये कूपगल्लू के वहाँ पर जो चित्र है उसमें, ठीक है। अब यहाँ 3 तरह के चित्र पाए गए हैं, कुछ सफ़ेद है, कुछ लाल है और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल है, ठीक है। जैसे कि ये सफ़ेद पृष्ठभूमि होगी, उस पर ये लाल रंग, ठीक है। अब चित्रों का समय परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक काल और नवपाषाण काल तक का है, ठीक है। अब चित्रों के विषय, यहाँ किस प्रकार के चित्र पाए गए? तो सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, शैलकृत मानव और त्रिशूल आदि। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए गए हैं। कहाँ पे? लखुड़ियार में, ठीक है। यहाँ जानवरों के बहुत ज़्यादा है। अब सबसे अधिक सुंदर शैलीय चित्र इन दोनों जगहों पर पाए गए। कहाँ पर? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं में भीमबेटका, हमने सुना भी है भीमबेटका के बारे में, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल की श्रृंखलाओं में। यहाँ जो चित्र है बहुत ही अच्छे पाए गए हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिर्जा, हम नाम अक्सर सुनते हैं इस मामले में, तो वही। अब हम भीमबेटका के बारे में देख लेते हैं। स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या? भीमबेटका, ठीक है। अब यहाँ शैलाश्रय 10 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय मिले हैं। इनमें 500 शैलाश्रयों में चित्र मिले हैं। कितने? 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय यानी शेल्टर मौजूद है। वहाँ पर 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए गए हैं। अब भीमबेटका की खोज किसने की? 1957-58 में डॉक्टर वी.ए. वाकणकर ने की। किसने? डॉक्टर वी.ए. वाकणकर ने। अब यहाँ भीमबेटका में चित्रों के विषय क्या थे? रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के चित्र, शिकार के चित्र, हाथी घोड़ों की सवारी, नृत्य संगीत जैसे धार्मिक व भव्य दृश्य चित्रण भी थे। जानवरों की लड़ाई के चित्र भी थे। घरेलू गतिविधियों जैसे शहद इकट्ठा करना, शरीर सज्जा का छद्मवेश, मुखौटा लगाना आदि। मुखौटा लगाना मतलब कि ये कहीं कहीं शिकार के वक्त मुखौटा लगाते थे जानवरों को डराने करने के लिए, ठीक है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल का संसार का सबसे बृहत्तम केंद्र है। कौन? भीमबेटका। भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया था, यानी कि जब मैं पैदा हुई थी तब इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है, 2003 में। अब भीमबेटका की चित्रकला को 7 काल अवधियों में बांटा गया है, जिनमें प्रमुख है अपने उच्च पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। अब उच्च पाषाण काल किसे कहते हैं? मतलब इसमें जो भीमबेटका की जो भी विशेषता है वो क्या है? तो अधिकांश चित्र हरी व गहरी लाल रेखाओं में बनाए गए हैं। कैसी? गहरी, हरी और लाल रेखाओं में, हरी और लाल रेखाओं में। अब हरे चित्र किसके लिए थे? नर्तकों के लिए। और लाल चित्र किसके लिए थे? शिकारियों के लिए। मानव आकृतियाँ छड़ी जैसी, मतलब अपन को जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सुकड़ा जैसा हो रखा है, पतला छड़ी जैसा तो वही है, तो एकदम छड़ी जैसी, जैसे कि मैंने उधर वो नृत्य वाली वो बताई थी, बैक साइड दिख रही है थोड़ी सी, ऐसी पतली पतली, ठीक है।
अब अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसा, हाथियों, बाघों, गेंडा और सुअरों के थे, ठीक है। और कुछ धवन चित्र व अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए थे। चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं था, यानी कि उच्च पाषाण काल में, बाकी हम देख रहे शिकारियों का बहुत तो रह रहा है कि बार बार शिकारी शब्द अपन सुन रहे हैं, पर उच्च पाषाण काल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं था अभी तक कि यहाँ कोई चित्रों में शिकारियों का संबंध था, शिकारियों के चित्र अभी तक नहीं बनाए गए थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मध्य पाषाण काल। चित्रों की संख्या सबसे अधिक थी मध्य पाषाण काल में, चित्रों की संख्या सबसे अधिक है, पर उसी के साथ चित्रों का जो साइज है वो भी छोटा है, ठीक है। अब शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई, यानी पहले अपन ने उच्च पाषाण काल में देखा कि कोई ऐसा कुछ नहीं था, शिकार का कोई भी नहीं, पर इसमें जो है ना शिकार को प्रमुखता मिली, जैसे कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए और जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए भी दिखाया गया है, व कुछ चित्रों में मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए भी दिखाया गया है, यानी कि उन्हें मतलब वो जो विषय होता है ना वो मिल गया। कहीं वो भाले वगैरह का बना रहे हैं, कहीं तीर कमान पकड़े हुए व्यक्ति का चित्र बना रहे हैं, जानवरों का चित्र बना रहे हैं, कहीं पे जानवर शिकारियों से डरे हुए हैं तो कहीं शिकारी जानवर से डरे हुए हैं, कहीं दोनों में प्रेम भी बताया गया है। अब इसके अलावा सामूहिक नृत्य, बच्चों को खेलते कूदते, स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र भी दिखाया गया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान मिला है। पेड़ों से फल व शहद इकट्ठा करते हुए व स्त्रियों को अनाज बेचते हुए भी दिखाया गया है, खाना बनाते हुए भी दिखाया गया है। एक कक्ष में ऐसा भी चित्र है जहाँ पे एक आदमी और स्त्री और बच्चों का सबका पास में खड़े हुए चित्र बनाए, जैसे वो एक परिवार के हो, इस प्रकार से। अब क्या है, भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, काला, पीला, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद आदि, और लाल व सफ़ेद रंग सबसे अधिक पसंद थे इनको, ठीक है। अब ये रंगों के बारे में हम देख लेते हैं कि रंग कैसे बनाया जाता है। रंग व रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किया जाता था, यानी कि चट्टानों को कूट पीस कर उनका पूरा पाउडर बना के और फिर इसको बनाया जाता था। और लाल रंग हीरमच से बनाया जाता था। हीरमच अपन गेरू का नाम सुनते हैं, वो थोड़ा गहरा लाल रंग, वही उसी से बनाते थे। और हरे रंग के लिए ये कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म का यूज़ करते थे। सफ़ेद रंग वही अपना चूना पत्थर, ठीक है। अब खनिज की चट्टानों को पीस कर पाउडर जैसा बनाते हैं, उसमें पानी व गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी हो गई या फिर पेड़ों से निकला हुआ गोंद या फिर राल हो गया, इन सबको मिलाकर फिर ये रंग तैयार करते थे। अच्छा ये तो ठीक है, फिर ब्रश कैसे तैयार करते थे, तो पेड़ों की पतली रेशेदार टहनियों से ब्रश बनाकर चित्र बनाते थे और फिर उनसे वो दीवारों पर चित्र वगैरह बनाते थे, सब करते थे, ठीक है। तो ये अपना पार्ट हो गया है। नेक्स्ट मैं अगले चैप्टर का बना रही हूँ जो कि आपको जल्दी ही बता दूँगी, तो एक बार आप इसे देख लीजिए। तो आप इसमें मैं आपको पूरा बता देती हूँ, आप इससे नोट डाउन कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो पूरे नोट्स में या तो ऐसे या फिर PDF बना के आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी। टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा और तैयारी बेहतरीन चालू रखिएगा, रिवीजन साथ के साथ चलते रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। साथ में NCERT की आप रीडिंग लगा सकते हैं, बाकी नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं मैंने, तो आपको NCERT की रीडिंग की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आप चाहें तो मुझे कह दीजिएगा कमेंट में, तो आपको मैं ऑडियो बुक अवेलेबल करवा दूँगी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं पूरा आपको बता रही हूँ। इसमें दोस्तों और आप हमारी जब ये प्रागैतिहासिक काल की NCERT हो जाएगी, उसके बाद में हम जो नितिन सिंघानिया की बुक या फिर जो अच्छे नोट्स होंगे जो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी वह हम शुरू कर देंगे। इस NCERT के साथ हम जो RS शर्मा की जो बुक है प्राचीन भारत का इतिहास, उसे भी शुरू कर देंगे साथ के साथ ही। ये दो चीज़ एक बार लेके चलते, फिर साथ में दूसरी चीज़ भी लेकर चलेंगे। थैंक यू दोस्तों।